हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। आपके सामने फिर से हम एक वीडियो को लेकर के उपस्थित हैं। आज की वीडियो जो होने वाली है वो क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है उसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मैं केवल 2 चैप्टर लेके आपके सामने आया हूं और उस 2 चैप्टर से जो भी बनने वाले सभी प्रकार के जो एमसीक्यू हैं, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, एग्ज़ाम में आने वाले हैं, उस टाइप का मेरा प्रयास है। मैं उन सबको इसमें समराइज़ करने की पूरी कोशिश की है और उम्मीद करते हैं आप सब लोगों को वीडियो पसंद आएगी। जो भी वीडियो पे मेरे पहली बार चैनल पे है प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। तो आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। प्लीज़ आप लोग ध्यान लगा के पढ़िए। मैं सब चीज़ों पॉइंटों को डिस्क्राइब करके पढ़ाऊँगा इसमें। चैप्टर नंबर 1 है हमारे आस-पास के पदार्थ, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है? इसका कार्य ये है, क्या ये कणों को एक साथ रखता है, कणों को दूर रखता है या असंजक वाले कार्य करता है? इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होता है कि कणों को आपस में एक साथ बांध के रखता है। आकर्षण बल होने का ही मतलब होता है कि एक दूसरे को पास में करके चीज़ों को रखे। तो जो भी पदार्थ के कण होंगे वो आपस में जब रहेंगे, मतलब आकर्षण बल उनके मध्य काम करेगा, तो जो भी कण होंगे उसको आपस में मिलाने का काम करेगा, उनको आपस में एक साथ रख के काम करने की कोशिश करेगा। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें 2 है कि ठोस की क्या विशेषताएं हैं? ठोस की विशेषताएं क्या है? तो पहला ऑप्शन है क्या इसका निश्चित आकार होना चाहिए, निश्चित आयतन होना चाहिए, नगण्य संपीड्यता होनी चाहिए और उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ठोस होता है उसके आकार तो निश्चित होते ही हैं, ठीक है, उसको उसमें आयतन निश्चित होता है, फैलता है नहीं है, और न ही उसके आकार जब जब उसका खत्म होगा, जब उसके उसमें आप कोई चीज़ खंडित करेंगे, कोई तोड़ेंगे, कोई काट के निकालेंगे, तब उसके आकार में परिवर्तन होगा। लेकिन ठोस है तो इसका मतलब उसका आकार एक निश्चित रूप में है। जब आकार निश्चित होगा तो उसका आयतन निश्चित हो जाएगा उसमें। और नगण्य संपीड्यता का अर्थ होता है, संपीड्यता का मतलब होता है कंप्रेशन, दबाना। तो ये बताओ कोई भी ठोस चीज़ है उसको आप आसानी से दबा नहीं सकते हैं, मतलब उसकी संपीड्यता काफ़ी कम होती है, नगण्य होती है, शून्य होती है। इस सबके साथ साथ आपकी ठोस की तीनों विशेषताएं हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका चौथा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर मिलता है। उसके बाद आता है कि द्रव की क्या विशेषताएं हैं? तो द्रव की क्या विशेषताएं होती हैं? तो इसमें देखिए, द्रव में तो आकार तो निश्चित होता नहीं है। जैसे पानी आपका द्रव है तो उसका आकार तो निश्चित है नहीं, हाँ, लेकिन निश्चित आयतन है। आयतन निश्चित होने का मतलब कि जिस बर्तन में वो रखा जाएगा उसका उसकी पूरी वो अपनी एक जगह एक स्पेस ले लेगा, वही स्पेस उसका क्या हो जाएगा, एक प्रकार का आयतन होगा। यानी द्रव की विशेषता क्या है कि उसमें आयतन होता है, ठीक है ना। और उसमें आपके जो मध्य अंतरा आणविक बल होते हैं, आपका क्या होता है कि जो आपके ठोस होते हैं और आपके द्रव होते हैं और आपके गैस होते हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्थाओं में क्या होता है, सबसे ज़्यादा अंतरा आणविक बल आपके ठोस में होता है। जिसमें अंतरा आणविक बल सबसे ज़्यादा होगा उसके कण काफ़ी पास पास होते हैं, ठीक है, और इससे कम थोड़े से द्रव में होते हैं और सबसे कम आपके गैस में होते हैं। और इसकी मैंने आपको जो भी गुण था मैंने बता दिया। द्रव में क्या होगा, इसके आकार में इसका आकार निश्चित नहीं होगा, आयतन निश्चित होगा। जिस बर्तन में रखा जाएगा उसकी उसकी पूरी अपना पूरा सतह होगा उसको आपस में बना लेगा, ले लेगा, इसलिए कह सकते हैं उसका आयतन क्या होता है, केवल निश्चित होता है। ये द्रव की विशेषताएं हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हुआ। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विसरण की दर सबसे अधिक किसमें होती है? विसरण का मतलब होता है फैलाव। क्या होता है? फैलाव। तो क्या जो 3 अवस्थाएं होती हैं, इन तीनों अवस्थाओं में विसरण की दर सबसे अधिक किसमें होगी? तो विसरण की दर उसमें उसी में अधिक होगी जिसमें अंतरा आणविक बल सबसे कम होगा, ठीक है ना। अंतरा आणविक बल का मतलब जिसमें उसके जो पदार्थ के कण होंगे वो काफ़ी पास पास ना होकर काफ़ी दूर दूर होंगे। जब दूर होंगे तो इसमें विसरण की दर मतलब इसकी दर बहुत ज़्यादा होगी। तो दर जिसमें ज़्यादा होगी उसमें अंतरा आणविक बल सबसे कम होगा। इसका मतलब उसके जो पदार्थ के कण होंगे काफ़ी दूर दूर होंगे। तो ठोस, द्रव और गैस में सबसे ज़्यादा किसमें होती है विसरण की दर फैलने की, यानी होती है गैस में। इसलिए ऑप्शन नंबर से क्या हो गया, सी इसका करेक्ट आंसर होता है। उम्मीद करते हैं आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। मुझे जहाँ तक प्रयास मैं कर रहा हूँ कि चारों ऑप्शन को एक बार समझाने की पूरी कोशिश कर लूँ।
वैसे क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5 कि संपीड्यता किसकी अधिक होती है। अब देखिए, संपीड्यता का मतलब होता है कि कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब किसको सबसे ज़्यादा दबाया जा सकता है। तो ये बताओ, ठोस पे तो नगण्य संपीड्यता मैंने अभी पढ़ के आया, तो ये तो होगा ही नहीं। और देखो, और जब द्रव की बात आती है तो यदि हम गैस की तुलना करें तो गैस की कंपेयर में आपकी द्रव में तो संपीड्यता होगी नहीं, यानी इसी के साथ ही हम बात करेंगे तो गैस में संपीड्यता मतलब इसमें नगण्यता काफ़ी मतलब कंप्रेशन काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि इन चीज़ों को गैस को हम आसानी से दबा सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे गुब्बारे का एग्जांपल लीजिए, गुब्बारे में गैस भरी जाती है तो उसको आप आसानी से उसको दबा सकते हैं, और उसी गुब्बारे के अंदर यदि हम किसी टुकड़े को भर दें, किसी ठोस पदार्थ को डाल दें, तो क्या उसको आप दबा पाएंगे? नहीं दबा पाएंगे। इसलिए यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो गैस की संपीड्यता और गैस की, अभी हमने पढ़ा क्या, अभी हमने इसके पहले जो आपको पॉइंट पढ़ा कि इसमें जो विसरण की दर होती है वो दोनों क्या होती है? ज़्यादा होती है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह रहा है कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है। तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसमें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका फुल फॉर्म आता है एग्जाम में, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसका एलपीजी का फुल फॉर्म होता है। इसी के साथ आपने एक पढ़ा होगा, आजकल सीएनजी चलता है, आजकल गाड़ियां आपकी सीएनजी के दौर पे चल रही हैं, क्योंकि हमारा वातावरण जो आपका वायु प्रदूषण होता है, जो हमारा इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, उसके चलते एक काफ़ी सजगता से गवर्नमेंट का ये एक प्रकार का उनका एक कदम है, और हम सबको करना चाहिए। सीएनजी से आपका क्या होगा कि वायु प्रदूषण नहीं होगा, विषैली गैसें नहीं निकलती हैं, इससे आपको बचाव रहता है, और थोड़ी सी सस्ती भी पड़ रही हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म होगा वो सी से होता है कॉम्प्रेस्ड मतलब दाब, और नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, और गैस यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका क्या होगा? फुल फॉर्म होगा। क्लियर है? चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला पॉइंट आपके सामने है कि तापमान बढ़ने पर बर्फ पिघलकर द्रव में किस वजह से परिवर्तित हो जाता है। देखिए, जब किसी भी चीज का यदि हम गतिज ऊर्जा बढ़ा देंगे, ठीक है ना, जब उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ा देंगे तो उसके तापमान में परिवर्तन होगा। और ये बात कह रहा है कि जब तापमान को बढ़ा रहे हैं तो बर्फ पिघलेगा ही, जाहिर सी बात है। अब पिघल कर बनेगा क्या? तो पिघल कर द्रव में परिवर्तित होगा। तो किसकी वजह से? तो उसमें गतिज ऊर्जा कम कर देंगे तो फिर द्रव में बदल नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें गति आपकी हो ही नहीं पाएगी, तो फिर उसमें टेम्परेचर ही नहीं हो पाएगा। टेम्परेचर नहीं होगा तो फिर वो द्रव में परिवर्तित नहीं होगा, अवस्था चेंज नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जब उसमें हम गतिज ऊर्जा बढ़ा देंगे तो आपका तापमान बदल जाएगा, किसमें? द्रव में। क्लियर है मेरी बात? बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो बर्फ का गलनांक देखिए, वैसे तो डिग्री सेल्सियस में देखा जाए तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस। गलनांक का मतलब होता है कि कितने टेम्परेचर पर बर्फ गलना प्रारंभ हो जाए, मतलब सॉरी, जो बर्फ है आपका मतलब पानी बर्फ बनना शुरू होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ बनना शुरू होता है। यदि इसको हम केल्विन की बात करें तो एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो 273.15 केल्विन होती है बर्फ का गलनांक। क्लियर है मेरी बात? चलिए अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। मैं इसमें समझाने की कोशिश करते हैं आपको, इसमें कई ढेर सारे पॉइंट आपको मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कि संगलन किसे कहते हैं? क्या संगलन किसे कहते हैं? आपको यहाँ से एक फिगर है, आप देखेंगे कि जब ठोस से गैस बने या ठोस से द्रव बने तो कौन कौन सी अवस्था को क्या क्या बोलते हैं। देखिए, जैसे कोई ठोस है और ठोस को डायरेक्ट हम गैस में परिवर्तित कर दें, जैसे मान लीजिए कपूर है, कपूर उड़ करके गैस बन जाता है, तो आप देखते हैं ना कि कपूर का द्रव गैस में परिवर्तित होना, यानी ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है, तो इसको ऊर्ध्वपातक कहते हैं। लेकिन वहीं गैस से यदि हम ठोस में बात करें कि ठोस में परिवर्तित हो रहा है तो उसको हम निक्षेपण कहते हैं। क्लियर है मेरी बात? अब वहीं से यदि हम गैस की बात करें, यदि गैस आपका डायरेक्ट द्रव में बन रहा है तो उसको हम बोलते हैं संघनन, मतलब कंडेंसेशन की क्रिया बोलते हैं। क्लियर है? अब यदि आपका द्रव कोई है और द्रव वाष्प होकर के फिर गैस में परिवर्तित हो रहा है, तो जब वाष्प होकर बनेगा तो उसको बोलेंगे वाष्पीकरण। क्लियर है मेरी बात? यहाँ देखिए, अब ये ठोस है और ठोस जब आपका क्या करेगा? गलेगा, तो गल के क्या बनेगा? द्रव बनेगा। तो जब गलेगा तो उसी को बोलते हैं संगलन, यानी गलन से संगलन। और वहीं जो आपका द्रव है यानी पानी है, अब पानी को जब आपका ठोस में परिवर्तन हो, यानी मतलब बर्फ से आपका बर्फ से पानी बन रहा है, तो यानी वो चीज़ क्या हो रही है? पहले जमाव में थी, अब पहले आपकी लिक्विड में थी, अब जम रहा है, तो जमने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? जमना कहलाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि संगलन का है क्या है? तो संगलन वो है जो क्या होता है, जो आपका गल रहा है। इसका मतलब कि जब ठोस से द्रव में परिवर्तन होगा तो क्या कहलाएगा? आपका संगलन कहलाएगा। उम्मीद करते हैं जो हम फिगर आपको दिए हुए हैं, इस फिगर से आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं।
बहुत ढेर सारा कंटेंट आप लोगों को पसंद आएगा, वहाँ पर जाकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पीडीएफ से नई चीज़ें बहुत समझ में आती हैं तो वीडियो को देख सकते हैं आप, ठीक है ना, ये आप पे डिपेंड करता है। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं कि ठोस के गलन की प्रक्रिया में तापमान कैसा रहता है। तो ठोस के गलन की प्रक्रिया में हमेशा का हमेशा तापमान समान रहता है और समान नहीं रहेगा, ठीक है ना। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि किसी तरह की वृद्धि दर्शाए बिना उसमें ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है तो उससे उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं गुप्त ऊर्जा। क्या बोलते हैं उसको? गुप्त ऊर्जा, यानी उसको लेटेंट हीट का, लेटेंट एनर्जी का नाम देते हैं। आपको आपने सुना होगा जो आपकी गुप्त ऊष्मा होती है जो वृद्धि दर्शाए बिना उसमें ऊर्जा को अब आपके बर्फ में अवशोषित कर लेती है, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया उसको क्या बोलते हैं, तो उसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है ये। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि गैस से सीधे ठोस में बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मैंने अभी जस्ट ऊपर बताया, उसको बोलते हैं निक्षेपण। क्या नाम देते हैं उसका? निक्षेपण का नाम देते हैं। फिर अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्या है अगला पॉइंट? कि दाब के बढ़ाने और तापमान के घटने पर गैस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब ये बताइए, जब उसका प्रेशर आप प्रेशर को बढ़ा देंगे और उसका टेम्परेचर कम कर देंगे तो जो गैस होगा ना वो धीरे धीरे द्रव में बदलना शुरू हो जाएगा। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर इसमें ए क्या होता है? करेक्ट आंसर होता है। अगला है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? मेरे ख्याल से सबको पता होगा, थोड़ा सा भी ये पढ़ाई करते होंगे। तो इसको बोलते हैं शुष्क बर्फ। क्या बोलते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ बोलते हैं, ठीक है ना। सूखा कार्बन डाइऑक्साइड इसको बोलते हैं, शुष्क बर्फ को हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। क्लियर है? ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये बताओ, जब वाष्प में परिवर्तित होगा तो उसी को बोलते हैं वाष्पीकरण। यानी जो भी क्वथनांक से कम तापमान मिल रहा है और वो द्रव है, यानी वो लिक्विड फॉर्म में, और लिक्विड फॉर्म से सीधे वो वाष्प में परिवर्तित हो रहा है, तो उसको बोलते हैं वाष्पीकरण। क्लियर है मेरी बात? संघनन आपको पता हो गया, निक्षेपण मैंने बताया है, संगलन भी आपको बताया, चारों के चारों पॉइंट आपको पहले मैंने डिस्क्राइब कर दिया है, फिगर से मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम चैप्टर नंबर 1 लेके चलते हैं। इसमें मैक्स मेरे ख्याल से 20 से 22 क्वेश्चन होंगे जो आपको एमसीक्यू मिलेंगे चैप्टर 1 से। उसके बाद वाष्पीकरण की गति किन कारकों पर निर्भर करती है? देखिए, वाष्पीकरण जो होगा वो सतही क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं, जैसे जैसे सतह बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, जैसे मतलब जैसे आपका सतह बढ़ेगा वाष्पीकरण की दर बढ़ जाए। मतलब कि आप यदि कपड़े को फैलाते हैं कम स्पेस में तो वो जल्दी नहीं सूखेगा, लेकिन उसको यदि हम बड़ी स्पेस में डाल दें तो जल्दी से जल्दी वाष्पित होकर के वो चीज़ें सूख जाती हैं। क्लियर है? और दूसरी बात वाष्पीकरण तो जब उस पर डिपेंड करेगा, तो एग्जाम्पल से समझ में आ गया, तो वो तापमान पर भी डिपेंड करेगा और वायु की गति यानी हवा किस स्पीड से बह रही है उस पर भी डिपेंड करेगा। सभी के सभी वाष्पीकरण की गति इन्हीं कारकों पर डिपेंड करती है, सतह क्षेत्रफल पे, तापमान पे और वायु की गति पे। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, वो इस एक साथ करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि गर्मियों में पसीना सूखने पर शीतलता महसूस होती है, इसका कारण क्या है? देखिए, इसका कारण है वाष्पीकरण। अभी मैंने बोला वाष्पीकरण होता क्या है, तो वाष्पीकरण क्या मैंने बोला कि वाष्पीकरण का मतलब होता है जो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। तो ये बताइए, आपको जब पसीना आपका सूखता है तो वो सीधा क्या होता है, आपका द्रव से वाष्प में मतलब संघनित हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है उसका। जब वो चीज़ वाष्पीकरण हो जाती है तो आपका जो स्किन होता है, स्किन पे जब हवा आती है तो वो चीज़ जब जैसे निकलती है वैसे आपको वो चीज़ धीरे धीरे शीतल महसूस होने लगती है, मतलब आपको ठंडापन महसूस होता है। तो ये चीज़ आपका वाष्पीकरण से इसका रीज़न है कि आपको वो चीज़ शीतल महसूस होती है। क्लियर है? अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि सूती कपड़े पहनने से वाष्पीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सूती कपड़े पहनने पर वाष्पीकरण का प्रभाव ये पड़ेगा कि उसमें वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, मतलब वाष्पीकरण बढ़ जाएगा, इसका मतलब सूखने की क्षमता बढ़ जाएगी और धीरे धीरे वाष्पीकृत होकर के पसीना सूख जाता है, आप उड़ जाता है, मतलब उसको स्पेस मिल जाता है वायु में कनेक्ट होने का। और वाष्पीकरण की दर जब बढ़ेगी तो वो चीज़ आपको शीतलता महसूस कराएगी वहाँ से, और वो आपको कंफर्ट जोन देगा। और इसलिए कहा जाता है कि गर्मियों के मौसम में सूती कपड़े पहनने चाहिए जिससे पसीने आपके सूख जाएं। उस पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है और वो चीज़ पसीना सूख जाता है और आपको कंफर्ट मिलता है। क्लियर है मेरी बात? चलिए
अगला पॉइंट है कि तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण कैसा होगा। ये बताइए, जब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका वेपराइजेशन बढ़ेगा, मतलब वाष्पीकरण की क्रिया ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको ज़्यादा गर्मी होगी, पसीने ज़्यादा निकलेंगे, तो वहाँ से वाष्पीकरण की दर तो बढ़ेगी ना। तो जब बढ़ेगी तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा है भाई, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तभी तो पसीना होगा। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं आपको हम। यदि किसी वाटर को आप बॉयल कर रहे हैं और उसको टेम्परेचर ज़्यादा दे रहे हैं आप, तो उसके वाष्पीकरण की दर भी तो बहुत ज़्यादा होगी। और जब आप टेम्परेचर देंगे नहीं तो वाष्पीकृत होगा कैसे, वो होगा ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे समझ सकते हैं कि जब तापमान बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर है मेरी बात। चलिए अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। अगला है चैप्टर नंबर 2। इसी के साथ ही हमारा 22 क्वेश्चन इसमें था और हम आते हैं चैप्टर नंबर 2। उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी आप लोगों को, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, एक शेयर का ऑप्शन दें, प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। ठीक है। अगला है चैप्टर नंबर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ये चैप्टर नंबर 2 है। क्लियर है ना। पहला इसमें है पॉइंट, मैं अपने कलर को इसमें चेंज कर ले रहा हूँ। चलिए आइए, कह रहा है कि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम हो तो उस विलयन को हम क्या कहेंगे। उस विलयन को हम बोलेंगे असंतृप्त विलयन। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ पहले कि इसमें तनु विलयन क्यों नहीं हुआ, सांद्र विलयन क्यों नहीं हुआ। तो पहले तनु विलयन का मतलब होता है जिसमें आपका जो विलेय होता है ना, विलेय, विलेय का मतलब जिनकी मात्रा कम होती है, यानी जो घुलता है। और होता है एक विलायक, यानी जिसमें घुलता है, जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो विलायक होता है। यानी विलेय विलायक की तुलना में विलेय जो होता है ना, विलायक की तुलना में काफ़ी कम होता है। तो उस प्रकार का जो विलयन होगा वो तनु विलयन कहलाएगा। और जहाँ पर आपका सांद्र विलयन का मतलब होगा, अब यही चीज़ उल्टा हो जाएगी, उसमें आपकी विलायक की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और विलेय की मात्रा कम हो जाएगी। सॉरी, विलेय की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और विलायक की मात्रा कम हो जाएगी, तो प्रकार का आपका सांद्र विलयन हो जाएगा। ठीक है ना। यानी विलेय ज़्यादा विलायक कम, तो वो सांद्र विलयन। और जब विलयन आपका कम हो और विलायक आपका ज़्यादा हो तो वहाँ पे कहेंगे एक प्रकार का हमारा ये तनु विलयन है। तो ये क्वेश्चन कहने का मतलब क्या था कि विलयन में जब विलेय की पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम होती है तो उस विलयन को हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। क्लियर है मेरी बात। चलिए अब इसे मैं आपको बताना चाहता हूं मैं कि संतृप्त विलयन क्या है और असंतृप्त विलयन क्या है। ये असंतृप्त विलयन मैंने क्यों टिक किया ऑप्शन के गार्डिंग। असंतृप्त विलयन का मतलब होता है कि जब आपका यदि विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन में विलेय की अधिकतम मात्रा से कम होती है तो वहाँ पर जो विलयन होगा वो असंतृप्त हो जाएगा। ठीक है। और कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आती है जिसमें विलयन असंतृप्त भी हो सकता है और संतृप्त भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर असंतृप्त क्यों हुआ है, क्योंकि इसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन में विलेय की अधिकतम मात्रा से क्या है, कम है, इसलिए इस प्रकार का विलयन आपका असंतृप्त विलयन कहलाएगा। ठीक है ना। और संतृप्त का मतलब क्या होगा, जिस जिस जब विलेय की मात्रा विलायक में उसकी अधिकतम घुलनशीलता तक पहुंच जाती है, मतलब मैक्सिमम चीज उसमें घुल जाती है, तो संतृप्त विलयन कही जा सकती है। क्लियर है मेरी बात। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं, विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं। तो विलयन की सांद्रता देखिए, विलयन की मात्रा में घुले विलेय की मात्रा और विलायक की मात्रा में घुले विलेय की मात्रा दोनों एक ही बात हुई, बस समझने का फेर है। तो इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों आपका क्या होता है, करेक्ट होता है। क्लियर है मेरी बात। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं, विलायक। उसके बाद पॉइंट है आपका कि विलयन की सांद्रता को दर्शाने की कौन सी विधियां हैं। देखिए इसमें जो विधियां हैं वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करती हैं, द्रव्यमान पे, तापमान पे और आयतन पे। ठीक है ना। और एक मोलरता होती है, इन चीज़ों पर भी विलयन की सांद्रता को दर्शाने की ये विधियां निर्भर करती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन नंबर तीनों के तीनों आपस में करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। यानी विलेय के द्रव्यमान बटा विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, ये भी सही है। विलेय का आयतन और बटा विलेय का आयतन प्रतिशत, ये भी सही है। और विलेय के द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन का प्रतिशत, ये भी सही, यानी तीनों के तीनों ऑप्शन में सही है। ये देखिए एग्जाम में आ सकता है कि विलयन की सांद्रता को दर्शाने के लिए विधियां किस किस पर डिपेंड करती हैं। तो द्रव्यमान ऑप्शन देगा, तापमान ऑप्शन देगा, मोलरता ऑप्शन देगा, चौथा देगा इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो तीनों के तीनों एक सही है, इसका मतलब एक से अधिक ऑप्शन उसमें सही होगा। ठीक है ना।
चलिए अब आते हैं हम निलंबन किसे कहते हैं। मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि निलंबन होता क्या है, पहले इनको समझते हैं हम। देखिए निलंबन एक प्रकार का तरल पदार्थ है। क्या है ये एक निलंबन? तो एक ये तरल पदार्थ है। क्या है? तरल पदार्थ। और ये विषमांगी मिश्रण, मतलब ये विषम मिश्रण है, ठीक है ना, विषमांगी मिश्रण है, जिसमें जो ठोस के कण होते हैं ना, जो आपके अवसादन के लिए पर्याप्त बड़े होते हैं। इसका मतलब कि उन चीज़ों को हम नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं, यानी कोई सॉल्यूशन है और उसमें कोई आपके ठोस के कण है, उसको आप आसानी से देख पा रहे हैं। इसका मतलब क्या तो समझ में आया मैं आपको कि निलंबन क्या होता है? एक तरल पदार्थ होता है, विषमांगी मिश्रण होता है, और उसमें जो आपके ठोस के कण शामिल होते हैं उनको अवसादन के लिए वो काफ़ी पर्याप्त बड़े होते हैं, मतलब छानने के लिए उनको आसानी से छाना जा सकता है। क्लियर है मेरी बात? यानी उनको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। ये आपके निलंबन की पूरी डेफिनेशन थी। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि जो ठोस दौरों में परिक्षेपित हो जाते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है। विषमांगी मिश्रण मैंने आपको बताया है, जिसमें विलेय पदार्थ का कण नहीं घुलते हैं, इसका मतलब उसको आसानी से अवसादन किया जा सकता है, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हुआ। चलिए अगला नंबर आपका पॉइंट है कोलाइडल विलयन। चलिए कोलाइडल विलयन के बारे में आपको मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। देखिए कोलाइडल विलयन भी पहली बात एक प्रकार का ये विषमांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? विषमांगी मिश्रण होता है, जिसमें क्या होता है कि जो विलेय के पदार्थ होते हैं, आपके विलेय के पदार्थ पूरे विलयन में इस प्रकार मिला रहता है जिससे यह विलयन समांगी विलयन जैसा दिखाई देता है। आपको दिखाई तो देगा, लेकिन वो समांगी मिश्रण होगा नहीं। यानी कोलाइडल विलयन आपको दिखेगा समांगी मिश्रण, लेकिन वो समांगी मिश्रण नहीं होगा। मतलब विलेय के पदार्थ पूरे विलयन में इस प्रकार मिला रहता है जैसे लगेगा कि ये कंप्लीटली घुल चुका है, यानी ये विलयन समांगी मिश्रण दिख रहा है, लेकिन वो समांगी मिश्रण नहीं होगा। जैसे आपका दूध एक कोलाइडी विलयन का सॉल्यूशन है। आपका जो दूध होता है ना, मिल्क, वो एक कोलाइडी विलयन का सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो इसमें पहली बात ऑप्शन दे रहा है कि ये विषमांगी मिश्रण है, बिल्कुल सत्य बात है। कोलाइडल विलयन एक समांगी मिश्रण न बल्कि एक विषमांगी मिश्रण है। दूसरा, कणों का आकार काफ़ी छोटा है, तभी तो आप उसमें पहचानने में आपको भूल हो जाती है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि कणों के आकार काफ़ी छोटे होते हैं। प्रकाश की किरणों को फैलाने में मदद कर देते हैं, जिससे आपको आसानी से समांगी और विषमांगी मिश्रण को पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला पॉइंट है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट आप सब लोग अपने क्लासों में पढ़ा होगा। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? जिसमें प्रकाश की किरणें फैलती हैं, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन तो ऐसे करेक्ट तो होगा ही। दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि प्रकाश की किरणें नहीं फैलती है। नहीं, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर नहीं, गलत है। ये बिजली पैदा करता है, बिल्कुल नहीं। बल्ब के प्रकाश का फैलना, ये नहीं। जैसे आपका प्रकाश की किरणों को फैलने का मतलब एक बीम ऑफ लाइट इसमें स्कैटर्ड होती है, फैलती है। जैसे आप बगीचे में जाएंगे और सुबह के टाइम में सूर्य की रोशनी जब निकलती है, तो आपको सूर्य की रोशनी निकलती है ना, तो अलग अलग जहाँ जहाँ स्पेस पाती है वहाँ पत्ती पतली आपकी रेस में आपको दिखाई देने लगती है, ठीक है ना। तो उसी को बोलते हैं ये टिंडल इफेक्ट है। क्या ये टिंडल इफेक्ट वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर मेरी बात? यानी टिंडल इफेक्ट में प्रकाश की किरणों का फैलना होता है, न कि ऐसा बोल सकती हैं कि फैलता नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी सी डी गलत है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि टिंडल प्रभाव कौन करता है। देखिए टिंडल प्रभाव आपका दूध करता है, ये ऑप्शन नंबर सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये तीनों के तीनों क्या हैं? गलत है। कह रहा है कि बादल कैसा कोलाइडल सॉल्यूशन का उदाहरण है। तो देखिए बादल क्या होता है कि गैस में द्रव का विलयन होता है, नहीं गैस में द्रव का सॉल्यूशन मिला रहता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि बादल भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन का उदाहरण है। कैसे? तो गैस में द्रव का विलयन है। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं कि कौन सी तकनीक है जिससे आपके जो रंग वाले डाई होते हैं वो नीले काले रंग का स्याही से पृथक कर सकते हैं। इसमें एक विधि होती है जिसको हम बोलते हैं, उस विधि का नाम है क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी वहाँ पे किया जाता है, जैसे मान लीजिए आपका समान प्रकार का कोई भी सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है और उसमें से आप उसको अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसी एक विधि है क्रोमेटोग्राफी। उस क्रोमेटोग्राफी में डाल करके आप रंगों को अलग अलग पहचान पाएंगे और पहचानने के बाद से
उनकी अलग अलग परीक्षण करके उनको अलग अलग कर सकते हैं। तो ऐसी ये तकनीक है जो सेम चीज़ों को अलग अलग तरीके से हम उसमें पहचानने में आपको मदद मिलती है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, क्रोमेटोग्राफी। यानी ये रंगों की छटाई का काम करता है, और ये कब करता है, जब आपका बिलियन सॉल्यूशन सेम हो तब। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका कि किस विधि के द्वारा अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्रोमेटोग्राफी अभी आपने पढ़ा कि रंगों को छटाई का काम करता है जो सेम सॉल्यूशन में होता है। आशवन का मतलब होता है कि आपका कोई भी चीज़ सॉल्यूशन से अलग करने के लिए। वाष्पीकरण का मतलब होता है कि कोई भी आपका द्रव है और वाष्प में परिवर्तित हो रहा है तो उस क्रिया को वाष्पीकरण का दिए। तो इसलिए यहाँ पे तीनों के तीनों ऑप्शन आपके गलत हो गए। अब यह क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण में क्या होता है, कोई भी चीज़ अशुद्ध है और अशुद्ध में से उस शुद्ध चीज़ को आप प्राप्त कर रहे हैं, जैसे आपका शुद्ध कॉपर सल्फेट को प्राप्त कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको क्रिस्टलाइजेशन करना पड़ेगा, यानी क्रिस्टलीकरण करना पड़ेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होता है। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। क्या कह रहा है कि भौतिक गुण कौन कौन से हैं, यानी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती किसी भी चीज़ की वो किस किस पे डिपेंड करती है, वो आपकी करती है कलर पे, उसकी क्वांटिटी पे, उसके बनावट पे, इन सब चीज़ों पे हम बोल सकते हैं कि ये उसकी भौतिक गुण है। तो इसमें आपके ऑप्शन में दिया गया है बहुत सारी चीज़ें, ऑप्शन से आप एलिमिनेट करके एलिमिनेशन मेथड से आप चीज़ों को बांट सकते हैं। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है कि रंग और घनत्व। बिल्कुल मैंने बताया कि कलर से आप भौतिक गुण पहचान सकते हैं कि ये आपका भौतिक गुण है जी। किसी चीज़ को आप कलर से पहचान रहे हैं और घनत्व से पहचान रहे हैं तो इसका मतलब आप उसकी भौतिक गुण से पहचान कर रहे हैं। दूसरा है कि कठोरता और दृढ़ता, मतलब ये क्या है कि बहुत ये मजबूत है, मुलायम है, आप इसको आसानी से संपीड्य कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कठोर हो गई। द्रवनांक और क्वथनांक, यानी आपका द्रवनांक का मतलब होता है जमना, आपका द्रव से आपका ठोस में बदलना, ठोस से द्रव में बदलना। क्वथनांक का मतलब आपका जमना, एक बॉइलिंग पॉइंट होती है। तो ये सभी के सभी चीज़ें आपकी भौतिक गुण के अंतर्गत आ गए, इसलिए आपका जो डी ऑप्शन दिया हुआ है वो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अगले पॉइंट है कि मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कैसा परिवर्तन होता है। देखिए, ये एग्जाम में डाउटफुल क्वेश्चंस हैं। यदि आपको एग्जाम में भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार की बातें दी गई हैं और ये क्वेश्चन कह रहा है केवल मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया, तो मोमबत्ती के केवल जलने की प्रक्रिया भौतिक और रासायनिक दोनों होगा। लेकिन यदि कहे मोमबत्ती में मोम के जलने की प्रक्रिया, तो मोम जलेगा तो वो मोम पिघल करके फिर आपको मोम मिल जाता है, तो वो एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। लेकिन यदि आप केवल किसी को जलने की बात कर रहे हैं तो जलने के बाद से वो चीज़ आपको पूर्व अवस्था में तो मिल नहीं पाएगी, इसलिए वहाँ पे रासायनिक परिवर्तन का नाम देते हैं। इसलिए केवल मोमबत्ती को जलने की प्रक्रिया का नाम होगा, तो वो जो परिवर्तन होगा वो भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन होंगे। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों के दोनों इसके करेक्ट आंसर हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, ये आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें वन लाइनर फॉर्म में मैंने दिया भी अपने नोट्स में आपको। उसका एक क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम तत्व शब्द की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। तो एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट बॉयल, इन्होंने आपको तत्व शब्द की खोज की थी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मार्क करके रखेंगे। तत्वों को किस वर्ग में वर्गीकृत किया गया। देखिए, तत्व हमारे क्या होते हैं, धातु भी होते हैं, तत्व हमारे अधातु भी होते हैं, तत्व हमारे उपधातु भी होते हैं, यानी तीनों के तीनों ये आपके तत्वों का वर्गीकरण है ये। इसलिए कह सकते हैं कि आपका क्या है, ये उपरोक्त आपके सब सही है। चलिए एक और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है कि उपधातु कौन सी है। कौन सी उपधातु कौन सी है। उपधातु का मतलब क्या होता है, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। मैंने बोला उपधातु का मतलब क्या होता है, जिसमें धातु और उपधातु दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। आपके ऑप्शन में दिया है सिलिकॉन, बोरान और हीलियम, ये तीनों के तीनों तो होंगे ही। इसके बाद मैं आपको 2-3 पॉइंट इसमें और बता रहा हूँ कि उपधातु में आपके बोरान होता है, बोरान तो दे ही दिया, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, आर्सेनिक होता है और एंटीमनी होता है, टेल्यूरियम होता है। ये सब के सब और भी एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बताएं, इनको नोट कर लेंगे। ये सब के सब पॉइंट भी आपके उपधातु होते हैं। मैं फिर एक बार बता रहा हूँ कि बोरान, सिलिकॉन, हीलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक और टेल्यूरियम, ये सब के सब उपधातु, इसमें से कोई भी ऑप्शन आपको मिल सकता है एग्जाम में। तो ये तीन तो है ही हैं और मैंने आपको 3 और 4 बताए हैं, उनको भी अपने पॉइंट में नोट कर लें।
क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आते हैं। इसमें से भी आपको चैप्टर नंबर 2 से लगभग 22 से 23 MCQ मैंने डाले हुए हैं और सबके सब इम्पोर्टेंट हैं। यदि आप देख लेते हैं इन सभी क्वेश्चंस को, मेरे ख्याल से और कोई MCQ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगला पॉइंट है कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक तत्व पाते हैं, आप छोटे छोटे क्लासों में डेफिनेशन के रूप में पढ़ते आएंगे, उसको हम यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यौगिक। दो से दो तत्व आपस में मिलेंगे, लेकिन मिलने के बाद से इनकी एक रेशियो फिक्स की जाती है, किस रेशियो में मिल रहे हैं। जब ये रेशियो में मिलेंगे तभी जाकर के आपके यौगिक का निर्माण करेंगे। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम उसको यौगिक बोल सकते हैं। उसको कण तो बोलेंगे नहीं, विलायक तो बोलेंगे नहीं। विलायक क्या होता है? विलायक का मतलब कोई दो ही चीज़ सॉल्यूशन बना रहे हैं तो विलेय और विलायक दो चीज़ होता है। विलायक का मतलब जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। जैसे पानी और चीनी की बात करें तो जो आपकी चीनी हो गई वो विलेय हो गई, जो घुल रहा है, और जो घुला रहा है इसका मतलब जिसकी मात्रा ज़्यादा है, विलायक, वो आपका हो गया आपका कि जैसे पानी हो गया, पानी आपका विलायक हो गया। यानी विलायक क्या बड़ा लिखा गया है, तो इसका मतलब जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो वो विलायक हो गया, और जिसकी क्वांटिटी कम हो वो विलेय हो गया। यानी चीनी और पानी की बात किया जाए तो इसमें विलायक क्या हुआ, तो पानी हो गया, और चीनी की मात्रा कम है इसलिए वो विलेय हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं कि वायु से गैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए जब हम वायु में प्रेशर को बढ़ा दे देंगे, जब प्रेशर को बढ़ाएंगे तो हमको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, तो हम वायु को गैस में प्राप्त कर सकते हैं। ये संपीडन का मतलब जब हम उसका कंप्रेशन करेंगे, जब कंप्रेशन करेंगे तो उसको हम टेम्परेचर कम करेंगे। जब टेम्परेचर कम होगा तो ये बताइए उसको ठंडा ही होगा ना, तो इसका मतलब वहाँ से भी हम वायु से गैस में प्राप्त कर सकते हैं। एक होता है प्रभाजी आसवन, एक विधि होती है, उसमें क्या होता है, उसमें भी कॉलम में गर्म करके आप वायु से गैस को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं तीनों की तीनों जो विधियां हैं वो वायु से गैसों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है कि बादल कैसा कोलाइड्स के उदाहरण है। ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ये गैस में द्रव का विलयन है। पहली बात, बादल कैसा है तो कोलाइडल सॉल्यूशन है। जैसे मैंने आपको दूध की बात बताया, दूध भी कोलाइडल सॉल्यूशन है। दूध एक आपका विषमांगी मिश्रण है, न कि समांगी मिश्रण है। इस बात को ध्यान रखिएगा। दूध दिखने में समांगी मिश्रण है, लेकिन वो रियल और एक्चुअल की बात करें तो वो एक विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है और एक कोलाइडल सॉल्यूशन का उदाहरण है। वैसे ही सेम हम बादल की बात कर सकते हैं। उसमें आपके जो गैस में द्रव का विलयन है वो भी एक बादल का कोलाइडल सॉल्यूशन का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं। इसमें है कि विलयन में विलेय की मात्रा विलायक में कितनी होती है। तो जब विलयन में विलेय की मात्रा होगी तो मैंने बोला ना अभी, विलेय की मात्रा हमेशा कम होगी विलायक में, क्योंकि उसको घुलना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका कम आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसमें देखा कि विलयन के कणों का व्यास कितना होता है। ये पीवाईक्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से, कि इसमें होता है 10 से लेकर के 9 मीटर से कम होती है। यानी 10, 9 इससे कम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। उसमें किसमें? विलयन में कणों का व्यास है ये। ठीक है। अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 21, छोटे आकार के कण, ये कण है, विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण पर क्या प्रभाव डालते हैं। ये यही डालेंगे कि प्रकाश की किरणों को फैला देंगे। जब छोटे आकार जब विलयन के कण से गुजरेंगे तो प्रकाश की किरणों पर यही प्रभाव डालेंगे कि उनके प्रकाश की किरणों को फैला देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सांद्र विलयन में किसकी मात्रा ज़्यादा होती है। मैंने आपको बताया था कि सांद्र विलयन में विलेय की मात्रा ज़्यादा होती है और तनु विलयन में विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है। डिफरेंस समझ लीजिएगा। फिर से बता रहा हूँ कि सांद्र विलयन में हमेशा विलेय की मात्रा ज़्यादा होगी, और जब हम तनु की विलयन की बात करेंगे तो तनु विलयन वही होगा जिसमें आपका विलायक की मात्रा ज़्यादा होगी और विलेय की मात्रा आपकी कम होगी। क्लियर है। अगला पॉइंट है आपका 23 नंबर, एक निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता तो उस विलयन को क्या कहेंगे। जब विलयन नहीं घुलता है तो उसको हम संतृप्त विलयन का नाम देते हैं, और जब विलयन घुल जाता है तो उसको हम असंतृप्त का नाम देते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक निश्चित टेम्परेचर दिया जा रहा है, तो विलयन में विलेय की पदार्थ नहीं घुल पा रहा है। जैसे आपका पानी में किसी टुकड़े को डाल दे, जब पत्थर के टुकड़े को, तो वो तो नहीं घुल पाएगा। तो इस प्रकार का जो दोनों का सॉल्यूशन विलेय और विलायक का होगा, उस प्रकार का सॉल्यूशन आपका संतृप्त विलयन का उदाहरण है। ऐसे के साथ ही आपको मैं चैप्टर 1 चैप्टर 2 के जो भी पॉसिबल MCQ थे वो मैंने कराया। तो
जो भी भाई बहन चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, दोस्तों के बीच में इसको शेयर जरूर कर लेंगे, अपने अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आपको PDF फ्री आप कंटेंट मिलेगा। कोई भी इस नाम से मेरा कोई दूसरा चैनल नहीं है, तो प्लीज़ अब इस दूसरे चैनल पे कोई आपको पेड कंटेंट दे रहा है, इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। थैंक यू सो मच।